हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैमुअल्सन का गुणक त्वरक परस्पर क्रिया मॉडल सैमुअल्सन्स मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरैक्शन मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सैमुअल्सन मॉडल में गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया एक अंतर्जात शक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थियों, सैमुअल्सन की व्यापार चक्र की व्याख्या का आधार गुणक मल्टीप्लायर एवं त्वरक एक्सीलरेटर की पारस्परिक क्रियाएं हैं। सैमुअल्सन के विचार में अर्थव्यवस्था में सामाजिक उच्चावचनों की व्याख्या अकेले गुणक के विचार से नहीं की जा सकती। सैमुअल्सन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में गुणक एवं त्वरक के प्रभावों को अलग नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, सैमुअल्सन ने अपना गुणक त्वरक विश्लेषण 1939 में अपना एक मॉडल के रूप में इसको विकसित किया था, जो काफ़ी चर्चित रहा था समष्टि अर्थशास्त्र में। हम सैमुअल्सन के मॉडल को इस रूप में देख सकते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार जो आय का स्तर है, इनकम लेवल है, और विनियोग स्तर इन्वेस्टमेंट लेवल में दो विशेष संबंध होते हैं। एक संबंध की व्याख्या हम त्वरक के अनुसार कर सकते हैं और एक संबंध की व्याख्या गुणक के अनुसार कर सकते हैं। हमने कीन्स के विश्लेषण में भी देखा था कि आय स्तर विनियोग स्तर पर निर्भर करता है। यानी गुणक को हमने जब देखा था तो हमने देखा था कि गुणक उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, और जितनी अधिक सीमांत प्रवृत्ति होगी उपभोग की, एमपीसी होगी, उतना ही अधिक गुणक का मूल्य होगा, और गुणक की मात्रा जितनी अधिक होगी विनियोग में परिवर्तन होने पर आय में उतने गुना ही अधिक वृद्धि होगी। यदि हम त्वरक की बात करें तो विनियोग स्तर आय में परिवर्तन की दर से निर्धारित होता है, और हम त्वरक के संबंध को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि टी समय में जो इन्वेस्टमेंट है वह जो आय में परिवर्तन है डेल्टा वाई, आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, और आय में परिवर्तन चूँकि उपभोग में परिवर्तन को जन्म देता है, इसलिए जो विनियोग है टी समय में विनियोग के संबंध को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे आपको इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रही है कि आई टी यानी टी समय में जो इन्वेस्टमेंट है वह है बीटा ब्रैकेट में सी इन टी टाइम माइनस सी इन टी माइनस 1 टाइम। यानी यहाँ पर उपभोग व्यय के परिवर्तन पर निवेश निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, हम इन दोनों को, गुणक और त्वरक दोनों को इस मॉडल में शामिल करेंगे। हम इसको आगे इक्वेशंस के माध्यम से इस प्रकार देख सकते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार किसी दी हुई समयावधि, यानी दी हुई समयावधि टी, दी हुई समयावधि में जो वाई है, राष्ट्रीय आय है, को हम कुल सरकारी व्यय जिसका निर्धारण स्वायत्त रूप से होता है, और कुल उपभोग व्यय और कुल विनियोग व्यय के योग से व्यक्त कर सकते हैं। आप यहाँ समीकरण नंबर 1 में देखिए, बाई टी इक्वल टू जी टी प्लस सी टी प्लस आई टी, यानी टी समय में जो आय है वह सरकारी व्यय, उपभोग और विनियोग, ये हमने तीनों टी समय में ही लिए हैं। इनके योग से हम वाई टी को ज्ञात कर सकते हैं, टी समय में हम वाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर
1 है। अब सैमुअल्सन ने आगे जो उपभोग है उसको निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया है। टी समय में जो उपभोग है वह बराबर है अल्फा वाई टी माइनस 1, यानी टी समय का जो उपभोग यानी वर्तमान अवधि का उपभोग पिछली अवधि की आमदनी पर निर्भर है। और यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। तीसरी इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, टी समय में इन्वेस्टमेंट IT इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में CT माइनस CT माइनस 1, यानी यहाँ पर जो विनियोग है वह उपभोग में परिवर्तन का अनुपात है। और यहाँ पर जो बीटा है, बीटा त्वरक है या जिसे हम पूंजी उत्पत्ति अनुपात भी कहते हैं। CT टी समय में उपभोग है और C इन T माइनस 1 ये जो पिछली अवधि का उपभोग है। यानी यहाँ पर हमने समय अंतराल का प्रयोग किया है कि जो उपभोग और जो उपभोग है उनमें जो परिवर्तन है, वर्तमान अवधि का उपभोग और पिछली अवधि के उपभोग का जो अंतर है वह निवेश को, प्रेरित निवेश को निर्धारित करता है। अब विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर हम इसको आगे समीकरण नंबर इससे 4 हम देख सकते हैं। IT इक्वल टू यहाँ हमने CT और CT माइनस 1 की वैल्यूज रख दी हैं। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं। तो IT इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में अल्फा वाई इन T माइनस 1 माइनस अल्फा वाई इन T माइनस 2। तो यहाँ पर आपका चौथा समीकरण हो गया है। अब अगला जो समीकरण है हम इसको इस रूप में रख सकते हैं, बीटा अल्फा वाई T माइनस 1 माइनस बीटा अल्फा वाई T माइनस 2। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब आगे समीकरण नंबर 2 को, इस समीकरण नंबर 2 को तथा समीकरण नंबर जो 5 है हमारा, इसके मूल्य को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस एक समीकरण नंबर में रखने पर विद्यार्थियों, इसमें हमने जब वैल्यू रखी है तो हमारा समीकरण हो गया y इन T इक्वल टू GT प्लस अल्फा वाई T माइनस 1 प्लस बीटा अल्फा वाई इन T माइनस 1 माइनस बीटा अल्फा वाई इन T माइनस 2। ये समीकरण नंबर 6 है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम अगला इक्वेशन रख सकते हैं, YT इक्वल टू GT प्लस अल्फा ब्रैकेट में हमने लिखा है YT माइनस 1 प्लस बीटा YT माइनस 1। हमने यहाँ पर अल्फा बाहर निकाल लिया है और अगला जो टर्म है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। फिर इसको और सिंप्लीफाई करके हम इस रूप में रख सकते हैं। लास्ट इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, YT इक्वल टू GT प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा ब्रैकेट 1 YT माइनस 1 माइनस बीटा अल्फा वाई इन T माइनस 2। तो यहाँ पर इस समीकरण को हमने सरल रूप में रख दिया है और एक तरह की जो टर्म है वो एक तरफ हमने रख ली हैं। तो समीकरण नंबर 7 से आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी समय बिंदु पर आय का स्तर जो 2 गत वर्षों की आय स्तरों पर
निर्भर करता है तथा अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कि यहाँ पर अल्फा है तथा पूंजी उत्पादन अनुपात यानी जो त्वरक है बीटा पर निर्भर कर रहा है और जीटी स्वायत्त सरकारी व्यय है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो इक्वेशन है जो लास्ट इक्वेशन है ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टी समय में जो आय है वह अल्फा और बीटा के मूल्यों से निर्धारित होगी और जो वाई टी माइनस 1 और वाई टी माइनस 2 इन आय स्तरों पर निर्भर करेगी। इस क्रम को अन्य अवधियों पर भी फैलाया जा सकता है। विद्यार्थियों यहाँ यह मानकर कि जो एमपीसी है यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसका मूल्य 0 से अधिक है और 1 से कम है तथा जो त्वरक है यानी जो बीटा है उसका मूल्य 0 से अधिक है। सैमुअल्सन ने 5 प्रकार के चक्रीय उतार चढ़ावों की व्याख्या की है और उनको हम आगे चित्र से भी व्यक्त करेंगे। पहले गुणक और त्वरक के अलग अलग मूल्य लेकर हम जो चक्रीय उतार चढ़ाव हैं उनको एक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, इसमें 3 कॉलम बनाए हुए हैं। सैमुअल्सन के अंतरक्रिया मॉडल में गुणक व त्वरक के विभिन्न गुणांकों या मूल्यों के आधार पर व्यापार चक्रों की स्थिति को इसमें व्यक्त किया गया है। इसमें हमने जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अल्फा है उसका मूल्य 0.5 लिया है और बीटा के अलग अलग मूल्य लिए गए हैं, त्वरक के अलग अलग मूल्य लिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहली स्थिति है वह बिना व्यापार चक्र की स्थिति है, साइकिललेस पाथ है जिसमें त्वरक का मूल्य 0 है। दूसरी स्थिति में डैम्प्ड साइकिल की स्थिति है। तीसरी स्थिति में समान मात्रा में उतार चढ़ाव हैं और चौथी स्थिति में विस्फोटक व्यापार चक्र की स्थिति है जहाँ पर बीटा का मूल्य 3 है, अल्फा 0.5 है और लास्ट स्थिति में बिना व्यापार चक्र के विस्फोटक स्थिति है। विद्यार्थियों यहाँ पर त्वरक के अलग अलग मूल्य लिए गए हैं और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो त्वरक है उसका मूल्य जितना अधिक होगा व्यापार चक्रों में जो उतार चढ़ाव है वह उतना ही अधिक होगा। विद्यार्थियों यहाँ पर जो बीटा है यानी जो त्वरक है मैंने जैसा कि अभी बताया कि बीटा की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यापार चक्र उतना ही विस्फोटक रूप लेगा और इतना अवश्य है कि कभी यह विस्फोटक व्यापार चक्र का रूप लेगा और कभी यह बिना व्यापार चक्र के केवल विस्फोटक मार्ग ही होगा जिसमें साइकिललेस पाथ होगा जैसा कि स्थिति 5 में है। और अकेला जो गुणक है वह आमदनी पर इतना प्रभाव नहीं दर्शा सकता जितना गुणक और त्वरक दोनों मिलकर स्थिति व्यापार चक्र की जो स्थिति है उसको बनाते हैं। और जो सैमुअल्सन का जो ये मॉडल है हम इसमें गुणक और त्वरक के अलग अलग मूल्य लेकर हम जो राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के पथ को हम एक टेबल के माध्यम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर वो नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर केवल व्यापार चक्रों के ये मार्ग बताए हुए हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की स्थिति होगी, किस प्रकार अर्थव्यवस्था जो प्रगति है उसके पथ पर चलेगी यानी उसकी आमदनी में किस प्रकार फ्लक्चुएशंस होंगे। यहाँ पर आपको 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। पहली स्थिति कोई चक्र नहीं लेकिन अवमंदित यानी डैम्प्ड स्थिति है। दूसरी स्थिति विस्फोटक एक्सप्लोसिव साइकिल हो सकता है अर्थव्यवस्था में यानी जो व्यापार चक्र हैं उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ है। तीसरी स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं ये
इसमें डैम्प्ड साइकिल हैं, यानी जो व्यापार चक्रों का मैग्नीट्यूड है, जो विस्तार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये जो स्थिति है ई, जो लास्ट स्थिति है उसमें हमने देखा है कि चक्र नहीं है, लेकिन जो आय है उसमें विस्फोटक तरीके से वृद्धि हो रही है। तो विस्फोटक व्यापार चक्र के लिए यह आवश्यक है कि त्वरक का मूल्य गुणक से अधिक हो। त्वरक का मूल्य गुणक से जितना अधिक होगा उतनी ही तीव्र गति से विस्फोटक स्थिति होगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर समय है, ओ वाई अक्ष पर आमदनी दर्शाई गई है और गुणक व त्वरक की अंतर क्रिया से आय के पथ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये व्यापार चक्र की जो विभिन्न स्थितियाँ आय के जो पथ हैं उनको इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल की यदि हम विशेषताओं की चर्चा करें या उसके महत्व के बारे में हम डिस्कस करें तो सैमुअल्सन का जो मॉडल है, व्यापार चक्रों का जो मॉडल है, वह एक वैज्ञानिक व्याख्या है व्यापार चक्रों के बारे में। व्यापार चक्रों की ये वैज्ञानिक व्याख्या है और सैमुअल्सन ने गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया के द्वारा व्यापार चक्रों की काफ़ी संतोषजनक एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। और व्यापार चक्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आंतरिक कारणों को व्यापार चक्र का कारण माना है। गुणक और त्वरक को व्यापार चक्रों के लिए जिम्मेदार माना है। और ये जो मॉडल है वह उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के व्यवहार के कारण व्यापार चक्रों को मानता है। यानी हमने जो गुणक है वह उपभोक्ताओं के व्यवहार को और त्वरक है वह उत्पादकों के व्यवहार को व्यक्त करता है। और इसमें अवमंदित और प्रतिमंदित, डैम्प्ड और एंटी डैम्प्ड चक्र का भी स्पष्टीकरण है। और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित मार्गदर्शन भी इस मॉडल से हमें मिलता है। विद्यार्थियों, सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र मॉडल है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैमुअल्सन ने न केवल अपने मॉडल में त्वरक की अवधारणा का समावेश किया था, बल्कि गुणक एवं त्वरक के संयुक्त प्रभाव पर जोर देकर इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। और व्यापारिक उतार चढ़ाव में स्थिरता लाने की दृष्टि से ये सिद्धांत काफ़ी मददगार है। और सैमुअल्सन ने आर्थिक स्थिरीकरण, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली उपाय सुझाए हैं। विद्यार्थियों, सैमुअल्सन के व्यापार चक्र की भी सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत व्यापार चक्रों की अवधि का ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं कर पाता। अलग अलग व्यापार चक्रों की अवधियां भी अलग अलग होती हैं। और इसके अलावा इसमें गुणक एवं त्वरक के मूल्य स्थिर मान लिए गए हैं, जबकि जो डायनामिक इकोनॉमी होती है, गत्यात्मक अर्थव्यवस्था होती है, उसमें गुणक और त्वरक के मूल्य बदलते रहते हैं। आमदनी के साथ साथ इनमें बदलाव होता रहता है। और अल्पविकसित देशों में त्वरक की क्रियाशीलता में कई प्रकार की बाधाएं भी होती हैं। और ये भी कहना है अर्थशास्त्रियों का कि त्वरक और गुणक की परस्पर क्रिया के अलावा अन्य तत्व भी व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। तो हालांकि जो सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र सिद्धांत है, कुछ कमियों एवं त्रुटियों के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि सैमुअल्सन का गुणक और त्वरक अंतरक्रिया मॉडल अर्थव्यवस्था में क्रियाशील शक्तियों को समझने के लिए
अत्यंत ही सरल और महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो इससे पहले के जो सैमुअल्सन से पहले के जो व्यापार चक्र सिद्धांत थे वो एक पक्षीय थे, जो चक्रों के उत्पन्न होने, व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के किसी एक कारण या तत्व के आधार पर व्यापार चक्रों की व्याख्या करते थे। जैसे मौद्रिक सिद्धांत केवल मौद्रिक शक्तियों के माध्यम से, निवेश सिद्धांत निवेशकर्ताओं के व्यवहार के माध्यम से व्यापार चक्र की व्याख्या करते थे। किंतु सैमुअल्सन के गुणक त्वरक अंतरक्रिया सिद्धांत में गुणक विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ताओं के व्यवहार की तथा त्वरक अनुपात द्वारा निवेशकर्ताओं के व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो कि व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, आपको सैमुअल्सन का गुणक त्वरक परस्पर क्रिया मॉडल, व्यापार चक्र का मॉडल समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।